सोचिए, देश के सबसे बड़े प्रतीकों में से एक हमारा लाल किला एक भयानक साजिश का निशाना बन जाए तो क्या होगा। आज हम ठीक इसी तरह की एक जांच की तह तक जाने वाले हैं, एक ऐसी जांच जिसने देश की सुरक्षा एजेंसियों को हिलाकर रख दिया। तो कहानी की शुरुआत होती है इस एक लाइन से, जो सूत्रों की एक रिपोर्ट से आई है। लाल किला धमाके की जांच ने एक खौफनाक मोड़ लिया है। सुनने में ये सिर्फ एक हेडलाइन लग सकती है ना? पर असल में ये एक बहुत बड़ी चेतावनी थी कि खतरा हमारे कितना करीब आ चुका था। तो एक खौफनाक मोड़, आखिर कैसे एक मामूली सी रूटीन जांच ने एक राष्ट्रीय प्रतीक के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश का पर्दाफाश कर दिया? देखिए, ये सब शुरू तो हुआ था एक आम केस की तरह, लेकिन जैसे जैसे पड़तें खुलीं, ये भारत के दिल पर हमला करने की एक बहुत बड़ी और खतरनाक साजिश बन गई। और निशाना कौन था? हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक, लाल किला। और ये कोई हवाई प्लान नहीं था। हम बात कर रहे हैं एक प्रॉपर रेकी मिशन की। जांचकर्ताओं का मानना है कि जनवरी में ही लाल किले की पूरी डिटेल में रेकी की गई थी। मतलब हमलावरों ने हर एक कोना, अंदर आने जाने के सारे रास्ते, सब कुछ बहुत ध्यान से देखा था। उनकी जासूसी की थी। मकसद, हमले के लिए सबसे कमजोर कड़ी ढूंढना। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आरोपी डॉक्टर्स। आखिर कौन थे वो लोग जिन्हें जांचकर्ताओं ने साजिश का मुख्य चेहरा बताया है? तो जब इस साजिश के पीछे के चेहरों से पर्दा उठना शुरू हुआ, तो कुछ ऐसे नाम सामने आए जो किसी को भी हैरान कर दें। जी हां, जो मुख्य संदिग्ध हैं वो कोई मामूली क्रिमिनल नहीं है, वो डॉक्टर्स हैं। नाम है डॉक्टर मुजिल, डॉक्टर उमर, डॉक्टर आदिल और डॉक्टर शाहीन। सोचिए, जिन लोगों पर समाज जान बचाने का भरोसा करता है, उन्हीं पर अब जान लेने की साजिश रचने का आरोप है। और यही विरोधाभास इस पूरे मामले को और भी ज्यादा डरावना बना देता है। तो ये पूरा नेटवर्क खुला कैसे? असल में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू तब मिला जब डॉक्टर मुजी से पूछताछ शुरू हुई। सूत्रों के मुताबिक इसी पूछताछ ने जांचकर्ताओं को साजिश की तह तक पहुंचा दिया। और फिर एक एक करके इस साजिश के सारे राज सामने आने लगे। चलिए, अब जरा इसकी टाइमलाइन को समझते हैं। ये बहुत परेशान करने वाली है, क्योंकि इससे पता चलता है कि कथित हमले की योजना कब बनाई जा रही थी। ये सिर्फ एक हमले का प्लान नहीं था, बल्कि सही वक्त पर सबसे ज्यादा चोट पहुंचाने की फिराक थी। तो देखिए, जनवरी के पहले हफ्ते में रेकी हुई और टारगेट क्या थे? 26 जनवरी यानी हमारा गणतंत्र दिवस, और दिवाली यानी त्योहारी सीजन। मतलब वो कोई आम दिन चुन ही नहीं रहे थे। उनके निशाने पर वो दिन थे जो राष्ट्रीय महत्व के हैं। ऐसे दिन जब पूरा देश जश्न के माहौल में होता है और सुरक्षा पर सबसे ज्यादा दबाव होता है। पर यहाँ एक सवाल उठता है ना, कि अगर रेकी जनवरी में हो गई थी, तो फिर इस साजिश में इतनी देरी क्यों हुई? ये सवाल जांचकर्ताओं के मन में भी था। और जो शुरुआती जांच में पता चला है, वो ये कि संदिग्ध अपने हैंडलर से गो अहेड यानी हरी झंडी का इंतजार कर रहे थे। और ये हैंडलर्स कौन थे? वो लोग जो सरहद पार बैठकर एन्क्रिप्टेड ऐप्स के जरिए निर्देश दे रहे थे। अब बात करते हैं इस नेटवर्क को सुलझाने की। ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये एक मल्टी स्टेट, मल्टी एजेंसी ऑपरेशन था। इस साजिश को नाकाम करना किसी एक टीम के बस की बात नहीं थी। ये कई राज्यों की सीमाओं के पार एक बहुत ही मुश्किल और शानदार तालमेल का नतीजा था। तो ये मॉड्यूल ट्रैक हुआ कैसे? देखिए, सब शुरू हुआ एक टेक्निकल इंटेलिजेंस से, जो जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली। उस जानकारी से यूपी के सहारनपुर में एक संदिग्ध की लोकेशन का पता चला। फिर अक्टूबर में डॉक्टर आदिल के रूप में पहली बड़ी गिरफ्तारी हुई। और बस उस गिरफ्तारी के बाद जब पूछताछ शुरू हुई, तो एक मल्टी एजेंसी एक्शन शुरू हो गया और पूरा नेटवर्क खुलता चला गया। और जब हम मल्टी एजेंसी की बात करते हैं, तो देखिए इसमें कौन कौन शामिल था। जम्मू और कश्मीर पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, फरीदाबाद क्राइम ब्रांच, हमारे सुरक्षा बल और साथ में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA। जम्मू कश्मीर से लेकर यूपी और हरियाणा तक देश की इतनी सारी टॉप एजेंसीज ने मिलकर इस खतरे को टाला। इससे इस ऑपरेशन के स्केल का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब जरा खतरे के पैमाने को समझते हैं। जांच में अब तक जो कुछ भी पता चला है, वो वाकई में चौंकाने वाला है। जो सबूत बरामद हुए हैं, वो इस कथित साजिश के असली पैमाने को और इससे होने वाले भयानक खतरे को सामने रखते हैं। 2900 किलो फरीदाबाद की अलग अलग जगहों से इतनी विस्फोटक सामग्री कथित तौर पर बरामद हुई है। जरा सोचकर देखिए, ये नंबर ये दिखाता है कि तबाही का कितना बड़ा सामान इकट्ठा किया गया था। और ये हमारे सुरक्षा बलों की कामयाबी है कि उन्होंने वक्त रहते इसे नाकाम कर दिया।
और देखिए, ये सिर्फ कोई लोकल ग्रुप नहीं था, ये एक इंटरस्टेट मॉड्यूल था जिसकी ऑपरेटिव्स और गतिविधियां जम्मू कश्मीर, यूपी, हरियाणा जैसे कई राज्यों में फैली थीं। और दूसरी तरफ इसके ट्रांसनेशनल लिंक्स भी थे, मतलब अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन। सूत्रों का आरोप है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बैठे हैंडलर्स एन्क्रिप्टेड ऐप्स के जरिए इनसे बात करते थे। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी। और जांच में एक और बड़ी बात सामने आई है। पता चला है कि ये मॉड्यूल कथित तौर पर आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद नेटवर्क का हिस्सा था। इस जानकारी से ये मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। तो ठीक है, साजिश नाकाम हो गई, गिरफ्तारियां भी हो गईं, लेकिन जांचकर्ताओं के लिए अभी भी कई सवाल बाकी हैं। और सबसे बड़ा सवाल हम सब के लिए है कि जब दुश्मन हमारे ही बीच छिपा हो तो इस तरह के खतरों से लगातार कैसे सुरक्षित रहा जा सकता है। ये एक ऐसी लड़ाई है जो शायद कभी खत्म नहीं होती।